संकट है, इसको समझने की जरूरत है। और उसमें हम यदि देखते हैं तो इसको 3 अक्षों पे 3 एक्सिस पे हम इसको निपट सकते हैं। एक है कि हम सेफ रहें, कि अपने आप को सुरक्षित रहें, लॉकडाउन, आप तो घर में रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का उपयोग करें, हैंड वॉश करें, सैनिटाइजेशन यूज करें। उसके बाद सेकंड है आपका हेल्थ, यानी आपका कितना इम्यून सिस्टम अच्छा, अपने आप को कितना हेल्दी रखें। और थर्ड है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, कि आप कितना उम्मीदों से भरे हुए हैं, आप कितना, आप में एक रोमांचिक मतलब स्पिरिट है कि आप इस खतरे से खेलें और एक इसमें से रास्ता इसको चूज करके निकालें। लेकिन यदि हम इसको देखें तो ये एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल डिफ्रेंशिएटेड है, असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। समाज के सभी व्यक्ति और सभी वर्गों को ये सुविधाएँ प्राप्त नहीं है। कुछ लोग प्रिविलेज हैं, किसी के पास रिसोर्सेज हैं, कुछ अपनी दुख और पीड़ा के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ लोग शायद अपने घरों में बंद होकर इस लॉकडाउन को एक अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड लेजर टाइम के रूप में यूज कर रहे हैं और अपने कल्चरल और जो सोशल कैपिटल है उसमें जा रहे हैं। अब यदि हम देखते हैं तो हम यदि महामारी के इतिहास को देखें तो इस इतिहास में मतलब अमूमन 3 लोगों की परीक्षा होती है। एक है सरकार, दूसरा शिक्षक और तीसरे नागरिक। और आप देखें अभी भी आप देखेंगे तो 4 इसमें एक कैटेगरी चिकित्सकों का जुड़ जाता है। और क्योंकि जनरली प्रशासन के फील्ड में होती थी, लेकिन अब शायद चिकित्सकों की जो मेडिकल फैसिलिटी है उसकी एजेंसी ने एक रोल प्ले किया है, इसलिए शायद मैंने सोचा इसको चौथी कैटेगरी में डालना चाहिए। तो अभी आपको सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया, चिकित्सक, शिक्षक, टीचर और मुनाफा, इन सबको आप देखेंगे तो इन सबके सामने कुछ मतलब ऐसी चुनौतियां हैं, कुछ चुनौतियों को कुछ आउट ऑफ बॉक्स से आपको कुछ क्रिएट करनी है। ये नहीं जो व्यवस्था में बातें कर, क्योंकि व्यवस्था तो सामान्य जीवन के लिए, जब आपातकाल परिस्थिति में व्यवस्था बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर फेल है। जो भी काम चल रहा है, मेरी एक बहुत ग्रेट लर्निंग है। अब जब तक संजय लोकल के बारे में सवाल भी पूछ रहे कि जो कुछ है संभावना लोकल में, जो परिवर्तन होगा, जो संभावनाएं सिर्फ होगी लोकल में। और इस कोरोना ने तो बिल्कुल ये चीज़ सिखाई, क्योंकि बाहर के रिसोर्सेज हम तो अपने गाँव तक देख सकता है, दूसरे मोहल्ले तक नहीं जाता है। जो भी पड़ोस है, जो हम हैं, जो सभी लोगों ने जिसके पास जो रिसोर्सेज थी, जो ऊर्जा थी, जो एनर्जी थी, जो लीडरशिप थी, उसको इन्वेस्ट करके और संभावनाएं पैदा होती। तो यही सब है। और जो लोकल के बियॉन्ड है, चाहे वो नेशनल हो या ग्लोबल है, वो आभासी है, ये रियल है और ये आभासी है। तो इस तरह के बिल्कुल पैदा होता है। और हम देखते हैं कि ये जो क्राइसिस है ये बहुत फलकी है। इस क्राइसिस के बहुत फलकी और यदि सबको जितने भी सफरिंग है, जो संकट है, उसको यदि हम बाकी कैटेगरी में, तो मैं इसको, क्योंकि एक युद्ध का मामला है, तो युद्ध ही है, अटैक है वायरस का, एक बायोलॉजिकल एंटिटी का अटैक है ह्यूमन पे, तो युद्ध ही है। और इसमें हम सब लोगों की जिसकी जो भी भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है, एक योद्धा की भूमिका है। और योद्धा की भूमिका में हम देखते हैं कि 3 मोर्चा जो है, और खास करके 3 मोर्चे पे हमें काम करने की जरूरत है और कर भी रहे हैं। एक तो भूख और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का संकट है। एक है आपको, और ये भूख और बुनियादी जरूरत सब किसी से छुपा नहीं। आप दिल्ली में ही देख रहे हैं, दिल्ली में यहीं के इसी स्कूल में 7-8 हज़ार लोगों का खाना प्रतिदिन चलता है। कितने 8 से 9 हज़ार लोगों को राशन, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है, सभी स्टेट कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है और इस तरह से चल रहा है। बेसिक जरूरत आप देख रहे हैं किस तरह से प्रवासी मजदूर की स्थिति, बाकी की मजदूर, कुछ लोग जो मिडिल क्लास था, जिसकी प्राइवेट नौकरियां छुट्टी हुई, कैसे वो फिर वर्क श्रेणी में, मतलब प्राइवेट की कैटेगरी में जा रहा है और उसका तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक भूख और बुनियादी जरूरत था। तो खाने का मामला नहीं, बहुत सारी दवाई का मामला है। अभी देखिए खाना तो हर जगह मिल रहा है, सरकारें दे रही है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, 2 मील मिल रहा है, क्योंकि बच्चों चिल्ड्रन रिक्वायर मोर देन 2 मील्स। उनके लिए क्या 2-3 महीना या साल भर बच्चों की पोषक तत्व की आपूर्ति हो पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और बच्चों की ग्रोथ के लिए हमारे देश के नागरिक हैं, ये मानव का एक मतलब वर्तमान है, इनका पोषण कैसे होगा। दूसरा जो मुद्दा है वो आपको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का, मेंटल हेल्थ का, और सभी, चाहे वो समाज का जो डिप्राइव तबका हो, कमजोर और गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, सबकी जो कंडीशनिंग थी वो हुई है। एक के पास भूख का भय है, एक के पास बुनियादी जरूरतों को पूरा न होने की चिंता है, उसका दर्द है।
और मिडिल क्लास के आपके पास कंफर्ट और जो एक कंडीशनिंग थी उसको रिप्रोड्यूस न करने की कुछ कटाहट है, कुछ चिंता है, आक्रोश है। और जो ऊपर क्लास है उनको अपनी विलासिता और अपनी सुविधा भोगी जीवन जीने की जीने की दुश्चिंता और उसके लिए तो ये सभी ना कहीं ना कहीं से है। और इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब ये भी एक मामला, लेकिन ये यदि आप देखेंगे मेडिकल जो मेंटल हेल्थ का मामला है वो बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, वो चिकित्सीय नहीं है। ये एक इन्फॉर्मल पेडागोगी के द्वारा या इंस्टीट्यूशनल पेडागोगी के द्वारा या टीचर के जेनेटिक पेडागोगी के द्वारा या खुद बच्चों को घर में एक मेंटल हेल्थ वर्कर के रूप में तैयार होकर टीचर मेंटल हेल्थ तैयार होकर के कम्युनिटी में मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण कर सकते हैं। ये थोड़ा मामला अभी विकसित है, धीरे धीरे समय बीतने जाइए, ये बिल्कुल आएगा, इच्छा में ये प्रकट होगा और पूरी तरह से जगह इसे हम भी प्रभावित हुए और हो भी जाए साथ हमें पता नहीं हो। लेकिन तीसरा जो सबसे मामला जो गंभीर है वो है, और मैं सबसे पहले बता दूँ कि इन दोनों मोर्चों पर जब भी हम बात करते हैं कि हम जनरली शिक्षक की भूमिका की जब बात करते हैं तो शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं कि शिक्षक जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्ट करेगा, करेंगे पढ़ाएगा बच्चों को नहीं। जो भी कल से मैं आज तक शिक्षक के मॉडल सुन के जो मॉडल डेवलप कर रहा हूँ उसमें मुझे शिक्षक एक कल्चरल वर्कर, एक सोशल वर्कर की तरह दिख रहा है। वो गुरुकुल की बात आ जाती है, मेरे गांव की स्कूल की बात आती है, आधुनिक युग में वो करता कि कैसे स्कूल अपने पास भी सरकार के बावजूद भी चौकचंदा से और बाकी चीज़ों से शनिचरा के माध्यम से अपने संसाधन जो है इकट्ठा करता था और यहाँ भी जरूरत पड़ती थी। और तो इस तरह से ये जो मामला है कि कैसे बच्चों की पूरी ज़रूरतों का, चाहे उसकी भूख की ज़रूरत हो, चाहे उसके मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरत हो, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब उसका कॉन्फिडेंट होना, बच्चे का अपने आप में भरोसा होना, बच्चे को ऑप्टिमिस्टिक होना, बच्चे को बिल्कुल पॉजिटिव सोचना, बच्चे को बिल्कुल एक ओपन फील करना, इस तरह की चीज़ें शिक्षक को, तभी बच्चा शायद रेडी होगा, तभी पढ़ पाएगा। भूखे भजन नवनी गोपाला ये बात बिल्कुल कही गई है और बिल्कुल में आप देखते थे। तो इस तरह से जो है एक शिक्षक की जो भूमिका है, जो पहले क्या था जनरली जो जो उनको कोसेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल था, जो आर्थिक तर्कों से ज़्यादा, इंस्ट्रूमेंटल लॉजिक से ज़्यादा पोषित होता था, उसके अनुसार सिर्फ शिक्षा को हमने सिर्फ एक रिड्यूस कर दिया था एक कॉग्निटिव मतलब स्किल की तरफ कि भाई वो करो। बाकी जो एक ह्यूमन बीइंग को और बिकमिंग को, उसके उसके वजूद को, उसको सारी फैकल्टी को पोषण करने का जो इंटेंजिक पर्पस था एजुकेशन का, जिसमें कल से मैं सुन रहा हूँ, चाहे भारतीय वाङ्मय हो या वेस्टर्न डिस्कोर्स हो या चाहे हमारी परंपराएं हों, वो सबने इस बात को कहा है और इस इंटेंजिक का तो इस तरह से हम देखेंगे कि शिक्षक एक बहुत बड़ा रोल और यहाँ ये समय है, क्योंकि परीक्षा शिक्षक की भी होती है। शिक्षा यदि इस समय का सदुपयोग करके हम यदि पीढ़ी को की एजुकेशनल नीड्स को प्रोसेस नहीं करते हैं, उसको लर्निंग टू लर्न कि मैंने कैसे सीखा जाए इसकी ट्रेनिंग नहीं देते, तो उसको हम सही तरीका से उसको हम एक इंक्वायरर के रूप में, अन्वेषक के रूप में, एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में, एक क्रिटिकल कंससनेस के द्वारा इंगेज होने वाला, कंपैशनेट, क्रिएटिव, इन सारी चीज़ों को यदि हम कोशिश नहीं करते हैं तो शायद हम मतलब ये करें। तो तीसरा बड़ा संकट जो है वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड संकट है। लेकिन ये दोनों संकट भूख और मैं जानता हूँ बहुत सारे स्कूल जैसे कपिला ने कहा है, ये जो थियराइजेशन है ये मतलब ये ग्राउंडेड थियरी पे है, एक मतलब कंजेक्चर जो बना है वो शायद खुद काम करने से ज़मीन पे 63-64 दिनों से मैं उन लोगों को देख रहा हूँ, ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो बेघर हैं, उनसे बात करते हुए और बाकी लोगों से, दोस्तों से बात करते हुए, जो शिक्षक स्कूल के शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं, उनसे बात करते हुए उनके आधार पे कुछ डेटा के आधार पर एनालिसिस हुआ है कि शिक्षक की अपनी जो एक फॉक्स की भूमिका थी, जो एक झगड़ा था, एक बिल्कुल कन्वेंशनल घिसा पिटा एक रोल था, उस भूमिकाओं से उठ के और बाहर निकल के और शायद जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और इस तरह से शायद वो मतलब इस तरह की अभिकरण भूमिका बनती है। और हमने काम करते हुए देखा है, एक तो लोकल का मामला कि बहुत सारी एजेंसियां काम करती है, मानवता की बहुत सारी एजेंसियां आधुनिक युग में सेवा करती है, सरकार भी है, प्रशासक भी है, कम्युनिटी लीडरशिप भी है, विधायिका भी है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे उनमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ओवरलैपिंग हो जाती है, उनके प्रयासों की ओवरलैपिंग होती है, बहुत ज़्यादा व्यय होता है।
लेकिन सबसे एक चीज़ मतलब उभर के आई है कि स्कूल और टीचर एक स्पेस और एजेंसी हैं जहाँ की ये सारी जो वेलफेयर की एजेंसियाँ हैं या जो लोग हैं, चाहे फिलैंथ्रोपिक एंटिटी हो, उन सबको एक अलाइनमेंट की जा सकती है, सब में एक कोलैबोरेशन स्थापित किया जा सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि एक एजेंसी के रूप में, एजेंसी का मतलब जिसके पास अपना एक विज़न हो, अपना एक इंटेंशन हो और चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने का एक जज्बा हो, उससे अभिप्रेरित जो भी व्यक्ति काम करता है, एक शिक्षक एक बच्चा, उसको मैं एजेंसी के रूप में मैं पैसे भी सकता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब हम आते हैं थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं कि इन तीनों फलकों पे जो तीनों फ्रंटियर पे जो टीचर काम कर रहा है, इसको मैं पेडागॉगी फ्रंटियर, पेडागॉगी चूँकि इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये थोड़ा इसका शिक्षाई रूप दिया जा सके। इस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या जिस पर बात हो रही है और मुझे उम्मीद थी कि शायद परिचर्चा इस पर होगी, लेकिन हम शायद अनलर्निंग की बात होती है, अभी भी बात हुई सेशन में लगभग अनलर्निंग लर्निंग और रीलर्निंग की बात हुई, लेकिन हम क्या करते हैं जब हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ पाते, हम भी है चुलाई नहीं कर पाते, तो काहे को लर्निंग होगी। लर्निंग कुछ तथ्यों को अपने पॉकेट से निकाल के दूसरे जगह डस्टबिन में डाल देना, अपना कुछ फाइल को डिलीट करके डस्टबिन में डाल देना, अनलर्निंग नहीं है। अनलर्निंग है अपने बिलीफ को, असम्पशन को, जो टेकिंग फॉर ग्रांटेड असम्पशन है, जो बिलीफ है, जो वैल्यूज है, जो एलिमेंट वैल्यूज है, उसको एग्जामिन, उसको छोड़ना, उसको त्यागना, उसको डिकंस्ट्रक्ट करना, अपनी हैबिट को डिकंस्ट्रक्ट। हम क्या है, जब भी शिक्षा की बात करने का मौका मिलता है, रटी रटाई थीम पे बात करते हैं। ये मैंने जाहिर सी बात है कि जो वर्चुअल स्पेस है, टेक्नोलॉजी लीड एजुकेशन व्यवस्था है, ये आज विमर्श का मुद्दा नहीं, हमेशा इस पर बात होती है कैसे आभासी दुनिया होगी, कैसा टेक्नोलॉजी होगा, उसका क्या संबंध है। सवाल ये कि कोरोना के कंटेक्स्ट में क्या स्थिति है, कोरोना में जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, जो अस्तित्व का संकट है, उसको हम क्या महसूस कर पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें इसके आधार पर हमें शायद उसको देखने की जरूरत है। मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सतही और हल्के ढंग से लिया जा रहा है इसको, और इस लॉकडाउन पीरियड में आप देखें तो विद्यालय बंद और नियमित पठन पाठन बाधित है, और प्राकृतिक और मानवीय दुर्घटनाओं के समय ऐसा होता है, कभी विद्यालय बंद हो जाते हैं। हालांकि विद्यालय गर्मी की छुट्टियों में बंद होते हैं, ऐसी बात नहीं है। विद्यालय में पठन पाठन, इलेक्शन में टीचर्स की ड्यूटी होती है तो भी ठप होता है, जनगणना के समय भी ठप होता है, परंतु इस निपट और लेकिन जनरली क्या होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा चूँकि लोगों पे सवाल उठता है, तो लोग शायद खाली भी बैठे हैं इसलिए चाहते हैं कि हम विद्यालय खुलवा के उसको मतलब पढ़ाई लिखाई शुरू कराएंगे, तो शायद हमारी अंदर का अपराध बहुत कम होगा और शायद हमें भी कुछ रहेगा कि हम बिल्कुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो देखते हैं हम दौरबे में बिल में घुसे हुए सेफ जगह पे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ तो इस तरह से बंद होती है। लेकिन आप देखिए कि वो क्या होता क्या है कि इन सारी संकटों से निपटने के लिए जितना भी चाहे मानव निर्मित या प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं होती है, संकट हुए हैं और स्कूल का लॉकडाउन हुआ है, स्कूल बंद हुए हैं, तो हमेशा जिस मॉडल का उपयोग किया जाता है वो एक क्षतिपूर्ति मॉडल का उपयोग किया जाता है, एक कंपनसेटरी मॉडल का उपयोग किया जाता है। और कंपनसेटरी मॉडल के में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एक ऐसा कोई विकल्प ढूंढे जिससे कि हमारा सिलेबस और परीक्षा की तैयारी का जो कार्यक्रम है चलता है। और सूचना क्रांति के युग में जो जैसे जो स्पेस और टाइम को ट्रांसलेट करने की ताकत हमारे पास आई है, तो हमने एक आभासी मंच बना लिया, आभासी मंच और तकनीक जिसे, और ई क्लास, ई पाठशाला, ई स्कूल का विकल्प हमारे सामने आया। लेकिन यदि इससे आभासी जो स्पेस है, जो वर्चुअल स्पेस है, इसको हम क्षतिपूर्ति कंपनसेटिव मॉडल के द्वारा ही घोषित करें, जिसमें पाठ्यक्रम विषय वस्तु को पूरा करना, परीक्षा के लिए विद्यार्थी को तैयार करना मात्र है। कोरोना संकट के कारण पाठशालाएं और एक गंभीर चिंता का विषय है, विद्यार्थी के जीवन से पाठशालाओं का उसके जीवन में जो सिग्निफिकेंट एडल्ट, शिक्षक जैसे सिग्निफिकेंट एडल्ट हैं, उनका उपस्थित हो जाना वाकई एक दुर्घटना है, जो कि उनकी जो नैसर्गिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है और कहीं न कहीं से सामाजिक की प्रक्रिया और सकारात्मक मनोवैज्ञानिक जो इंग्रेडिएंट है उनकी नर्चर को भी अवरुद्ध करती है। लेकिन ये जो मैकेनिक जो डिज़ाइन है, मैकेनिकल डिज़ाइन है, और जो नैरो पर्सपेक्टिव है, जो दोनों प्रारूप चाहे वास्तविक और आभासी मॉडल का, वो बच्चों के वास्तविक संदर्भों और सरोकारों का वो संबोधित नहीं कर रहा है। बच्चों का रियल कंसर्न क्या है, क्या फील करते हैं बच्चे, क्या सोच रहे हैं, उनको एड्रेस नहीं करता।
बल्कि उनको क्या करता है, उनको पलायनवाद सिखा रहा है कि रुको मत, ये मानव के जो संकट है, जो सड़कों पे लोग हैं जो पलायन कर रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे कितने भी बच्चे जो हैं वो स्कूल क्या, वो रोज ही अपने जीवन जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस पर चिंता न करके वो क्या करते हैं, वो बच्चे जो हैं उनको काट करके एक स्केप करके कंफर्ट जोन में, यानी एक ऐसी प्लेन में उनको बिठा दिया जाता है जो कि बिल्कुल ही आर्टिफिशियल होता है। और वहाँ एजेंडा क्या है कि किसी तरह से सिलेबस हो, और उसमें पेरेंट्स एक नया जुमला आया है कि पेरेंट्स को शिक्षक बना दो। अरे पेरेंट्स के आज तक तो पेरेंट्स बच्चों के इतने काम में बिजी थे कि सही तरीका से पेरेंटल पेडागॉगी का यूज नहीं हो पा रहा था। थोड़ा सा समय मिला उनको पेरेंट बन करके जीने लगे, शिक्षक की भूमिका में क्यों लाते हो, ये भी एक अभाव। तो दूसरी चीज़ क्या है कि पेरेंट्स को भी इस तरह से बना दिया कि इस तरह से माहौल बनाया गया है, और ये इनविजिबल लोग हैं जो माहौल बना रहे हैं, माहौल बनाया गया कि पेरेंट्स भी इसमें आ गया और बच्चों को बिल्कुल उसके जड़ से, उसके सरोकारों से काट करके, और एक तरह से पेडागॉजिकल वायलेंस है, इसको ध्यान में रखना होगा। और मानिए इस मानवीय संकट में वयस्कों के बाद ही बच्चों और किशोरों का भी एक महत्वपूर्ण सरोकार है, उनको भी सोचना होगा उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसे इसमें करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस ऐसा करके शायद हम बच्चों की एपिस्टेमिक जो राइट है, जो फ्रीडम है, मैं फ्रीडम की बात करूँगा, कल एक टर्म आया था राइट को रिप्लेस करके फ्रीडम की बात करें, और बहुत बड़ी तो हम बात करें। और जो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें सबसे बड़ी बात है आपको करिकुलर इंक्वायरी न करके बच्चे सोशल इंक्वायरी करें। सोशल इंक्वायरी को हम कोशिश करें, यहाँ पे सोशल पेडागॉगी का रोल है, यहाँ पे फैमिली पेडागॉगी का रोल है, यहाँ कम्युनिटी के पेडागॉगी का रोल है। तो बच्चे को सोशल इंक्वायरी को कोशिश करें। और जो डायलॉग पर सलूजा सर ने भी इस बात को कहा था कि डायलॉग एक जो माहौल अवसर देंगे तभी शायद बच्चे अपने एपिस्टेमिक एजेंसी और एपिस्टेमिक फ्रीडम और वो इंजॉय कर पाएंगे और शायद उनका माहौल बना। तो वहाँ जैसे संकट में यदि बच्चों की सक्रियता के संदर्भ में साथ सीखने की बात करें तो एक अवसर है, अस्तित्वमूलक सुरक्षा से निपटने में बच्चों की जिम्मेदारी है। एक सबसे बड़ी बात है कि यदि हम देखें नर्सरी पाठशाला के यानी नेचुरल जो अभी जो लाइफ है, जो जीवन, इसलिए बच्चों को जो है जीवन और उसके संकट से सीखने का मौका दिया, बच्चों को जीवन और उसके संकट से सीखने का मौका दिया। हाँ, किताब के पाठ का भी हम संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन वो तब जबकि आज के जीवन और संकट से वो मैच करता है, उसको पोषित करता है, उससे बहुत सा विचार करने के लिए हमें फैसिलिटेट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हालांकि ये जो अब बहुत सीरियस संकट है वो ऐसे नहीं हो सकता है, ये इसको इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी और अडिसिप्लिनरी, ये इस मॉडल में करना है। इसलिए जो हमारे पास पाठ्य योजनाएँ होती थी वही योजनाएँ यूज हो रही है, वही लेसन प्लानिंग का प्रयोग हम यहाँ भी कर रहे हैं, कंपल्सरी मॉडल का वो जुमला है। तो उस तरह से यहाँ पे एक नई तरीका से हमें पेडागॉजी डिजाइन और प्लानिंग करने की जरूरत है, जिसका संदर्भ और संदर्भ को ग्रहण करके ही क्षतिपूर्ति के आधार पर संदर्भ और इमेंसिपिटी एजुकेशन की प्रोसेस किया जा सकता है। तो ये जो होगा, यह जो परिवेश होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि हम यदि देखें तो बच्चों के जीवन में जो एक वैक्यूम हुआ, जो रियल सोशल गायब हुआ है, जो यथार्थ समाज, जो वर्चुअल समाज है बच्चों के पास, उसमें सबसे बड़ी जो क्षति हुई है वो है, और जो सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वो हम अपने अनुभव से जानते हैं, वो है बच्चों का पीयर ग्रुप। बच्चे के जीवन में एडल्ट हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके और भी लोग हैं, लेकिन बच्चों के जीवन में उसका पीयर ग्रुप है, और उस पीयर ग्रुप को बहाल करना, तो हम इस स्पेस का प्रयोग करके बच्चों की पीयर ग्रुप की वो कर सकते हैं। शायद हम इसके डेवलपमेंट और उनमें बच्चों में हम सबसे बड़ी बात है कि खुले संतुलित हम एक दृष्टिकोण का विकास होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, आप मीडिया को देखें तो क्या है, बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शन को घोषित किया जा रहा है, लेकिन अभी क्या जरूरत है, अभी जरूरत है बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण, और तभी होगा जब बच्चों को एक आज़ादी मिलेगी, एक स्पेस मिलेगा जो स्वतः स्फूर्त होगा, जो स्पॉन्टेनियस होगा, जो बिल्कुल खुला होगा, जो बिल्कुल अनौपचारिक होगा, जो बिल्कुल नेचुरल होगा, और तब जाके हम उनमें एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवीय दृष्टिकोण दोनों के समन्वय से, केवल विज्ञान नहीं, मानवीय दृष्टिकोण के दोनों के समन्वय से होगा। और ओपन थिंकिंग चंद हम बच्चों में देखें और उनमें एक इंक्वायरर बनाए, उनकी जो सोशल इंक्वायरी है, मैं सोशल इंक्वायरी यदि एक बहुत बड़ा फ्रेम है, उसके अंदर एक करिकुलर इंक्वायरी होगी, सोशल इंक्वायरी। उसके बाद
क्रिटिकल कंसिस्टेंस कल से बात हो रही है लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लर्न, लर्निंग टू बी जो है क्रिटिकल जो कंसिस्टेंस है, समीक्षाई चेतना, इसकी सभी बात ये तभी हो पाएगा जब हम क्रिटिकल कंसिस्टेंस को करेंगे, यानी केवल हम सामने की स्थिति के गुण दोष के आधार पर व्याख्या नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम लगातार अपने आप को भी एक्सामिन करेंगे, अपनी बिलीफ को, अपनी मान्यताओं को, अपनी वैल्यूज को, अपनी 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 एक्शन प्लान को, इसको लगातार इसको एनालाइज करेंगे, इसको समृद्ध बनाएंगे और हम इस पर ये काम करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और ये ऐसा नहीं कि कहीं से ये बिल्कुल बनावटी है। आप जैसे देखिए, कल से मैं डिस्कशन हो रहा था, अभी भी राजपूत सर और राजपूत सर के पहले के भी जो हमारे वक्ता थे, तो सब लोगों ने एक बात की, सबने कहा कि जो शिक्षक की रीडिंग है, जो शिक्षा की रीडिंग है, वो बहुत बड़ी व्यापक है, जो जीवन के जो क्या कहते हैं ज्ञान मीमांसीय और जो गूढ़ शिक्षण शास्त्रीय विदेश हैं उनसे संबंधित है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस आधुनिकता में इसको जो प्रतिवादी मॉडल है, उसकी संगत में शिक्षा जो है वो अपने जो इंटेंडिंग पर्पसेस है उससे डेविएट हो चुकी है, उससे डिवाइड हो चुकी है, और केवल इंस्ट्रूमेंटल पर्पसेस पे हम ध्यान देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लिटरेसी पे हम ध्यान देते हैं। और यदि बात करें तो ये ऐसी बात है कि कोई नया है, तो मुझे लगता है कि जब हम कोरोना काल में जी रहे हैं, तो हमें कुछ अपनी थिंकिंग को ऐसे इस लेवल पे चैनलाइज करना होगा कि शायद हम पोस्ट कोरोना पैराडाइम पे भी कंट्रीब्यूट कर सकें। और यदि हमारे पास जो भी धाती है, जो हमारे पास अभी विजडम है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे मैं बताऊं कि मॉडल आपके पास गांधी के पास भी है, टैगोर के पास भी है, जिंटू के पास भी है, आप अरविंद भी बोलते हैं, अम्बेडकर, आंसी 2005 एनसीए 2000 का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है, और टीवी फ्लेरे, जीरो, मैकलारेन, वीवासो, मतलब बहुत सारे लोग हैं जहाँ से कि हम, और बहुत सारे जो नीतिगत विमर्श हैं और डिस्कोर्स हैं जहाँ ये बात करते हैं डिपेंडेंट और जो बच्चों का कंसर्न है, डिपेंडेंट का मतलब जो बच्चों का कंसर्न है, और म्यूनिसिपैलिटी का मतलब म्यूनिसिपैलिटी पेडागॉजी इस बिलीव पे बेस्ड है कि बच्चा और शिक्षक दोनों क्रिएटिव होता है, और कोई भी बंधन मत करो, उनको बांधन मत डालो, उनको एक ऐसा स्पेस, ऐसी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराओ कि वो क्रिएट कर सकें। और ये समझ, ये शायद हम अभी अपने आप को ये प्रैक्टिसाइज कर सकते हो सकता है, लॉकडाउन खत्म हो तो शायद हमारे तो जितना भी अब जरूरत है। और ये रिलेवेंट जो म्यूनिसिपैलिटी पेडागॉजी इन्वाइट करता है स्टूडेंट्स और टीचर दोनों, इन्वाइट करता है किसके लिए, इंक्वायरी के लिए, सोशल इंक्वायरी के लिए, और उसमें उसके द्वारा इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए, प्रॉब्लम पोजिंग के लिए, कि समस्या क्या है, समस्या क्या है और उसका समाधान, और इस तरह से हम बात कर सकते हैं। और इसमें जो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लगती है कि ये जो है कंटेंट पे आधारित है, हमें बहुत कंटेंट पे जो मीनिंग है उसको भी साथ में, कंटेंट जो होता है एक सेट होता है, एक समुच्चय होता है, वो किसका, विचार का, धारणा का, यानी आइडिया, कंसेप्ट, और सिस्टम ऑफ थॉट, सिस्टम ऑफ प्रूफ, सिस्टम ऑफ नोइंग द ट्रूथ, फैक्ट, ये सब मिलकर के कंटेंट का निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमारी परीक्षा प्रणाली है उसमें हम कंसेप्ट को भी क्या समझते हैं, फैक्ट के रूप में याद करते हैं, सब के रूप में करते हैं, और यही समझने की जरूरत है कि हमें कंटेंट नहीं, हमें पर्पस पे ध्यान देने की जरूरत है। और पर्पस से म्यूनिसिपैलिटी क्या है कि हम इंक्वायरी ऐसा करें कि ऐसा एक स्पेस बनाएं, ऐसा एक स्पेस और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, चाहे वो आभासी ही हो, उसमें जहाँ के बच्चों को, और वो कभी होगा जब उसकी क्लियर डिस्कशन सिग्निफिकेंट, यहाँ देखिए मैं सिग्निफिकेंट एलिमेंट की भूमिका से इनकार नहीं करता, क्योंकि परिवार में पेरेंट्स के बाद शिक्षक बच्चों की ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट हो जाती है, और उसकी कमी बच्चों को उससे भी नुकसान उनकी उपस्थिति, लेकिन क्लियर की और सिग्निफिकेंट एडल्ट की उपस्थिति के साथ एक ऐसा स्पेस और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए जो बच्चों में सोशल इंक्वायरी को डेवलप करें, बच्चों में इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डेवलप करें, बच्चों में क्रिटिकल कंसिस्टेंस को बच्चों को विकसित करें, उनमें क्रिएटिविटी और कंपैशन और क्रिएटिविटी को घोषित करें, और तब शायद हम एक ऐसी एजेंसी को घोषित कर पाएंगे तो यहीं से शायद बच्चे रिजल्यूट भी करेंगे कि हमें ऐसे डॉक्टर बनना है,
ऐसा काम करना है जो शायद वायरस के इस जो मानव हमेशा से लड़ाई लड़ते रहा है, हम उसे 10-20 कदम आगे बढ़ करके ऐसा कुछ मॉडल तैयार करें जहाँ के 2-3 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर हम उसकी दवाई बने, और शायद हम वो ऐसे एक ऐसे व्यक्ति बने, शासक बने, एक ऐसे एजुकेशन मंत्री बने, एक ऐसे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसे ऐसे नॉलेज स्ट्रक्चर बने, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें इस तरह से शायद बच्चे रेगुलेट कर पाएँ और देश को वाकई पता है, देश को वाकई लीडर की जरूरत है। मैं अपने स्कूल में छात्रों से भी कहता हूँ कि दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स का भी व्यक्ति हूँ, उससे भी थोड़ा सा स्टूडेंट हूँ आगे कुछ साल बाद, लेकिन मैंने कभी भी भारत से मैथमेटिशियंस को पैदा मैथमेटिक्स के कमेंटेटर को मैंने होते हुए देखा, लेकिन और कैसे ये क्लासेस कब मैथमेटिशियंस पैदा करेगी, कब हम दूसरे द्वारा पैदा हुए ज्ञान से, और हम क्या है, हमारे पास जो भी ज्ञान है उसकी भी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सोच बहुत आगे निकल गई। तो इसको भी देखना हो, एक बहुत बड़ा गैप है। जिस समय आर्यभट्ट, भास्कर ने सबने सोचा था उस समय का समय और आपके समय में बहुत परिवर्तन आया है, और शायद वो अवधारणाएँ और दूसरी चीज़ है कि आप देखना होगा, भारतीय जो ज्ञान मीमांसीय जो एपिस्टेमोलॉजिकल स्वरूप है वो सिंथेटिक है, और जो वेस्टर्न आप देखें तो एनालिटिक है। दोनों ये दो मॉडल है, ये दो ज्ञान की प्राप्ति के दो मॉडल है, इसको समझने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूँ, मेरी चिंता है और मैं सभी विद्वज्ञानों से बात इनके सामने प्रस्ताव रखता हूँ कि इसको कैसे हम इसके बीच एक रिकॉन्साइलेशन कर रहे हैं, तो कैसे इनमें हम एक डायलेक्टिक मैंने इस्टाब्लिश करके और हम एक अलाइनमेंट करके और पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, इस स्तर के मानवता के लिए हम संभावनाओं को प्रयास करें। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है